Hello learners, this is Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, अभी हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, कन्वेंशनल सोर्सेज में हमने कोल को डिफाइन किया था। तो अब हम इस वीडियो में डिफाइन करने जा रहे हैं पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर? इसके साथ ही हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ओवर हो जाएंगे, तब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ओके, देन व्हाट इज द पेट्रोलियम? व्हाट अबाउट पेट्रोलियम? यस, after coal, petroleum is the second major source of energy in India. कोल के बाद पेट्रोलियम जो है दूसरा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी कंट्री में। क्लियर? और ये प्रोवाइड क्या करता है? हीट एंड लाइटनिंग। क्लियर? और लुब्रिकेंट का काम करता है किसके लिए? मशीनरी के लिए। और तीसरा क्या है? रॉ मटेरियल किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो पेट्रोलियम क्या है? It provides heat and lightning, lubricants for machinery and raw material for a number of manufacturing industries. Clear? और पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि why पेट्रोलियम इंडस्ट्री is called a nodal industry. नोडल इंडस्ट्री से क्यों बुलाया जाता है? यस, किसके लिए? सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। ये नीचे तीन वर्ड्स हैं। अब इनको लेकर अगर हम कहें तो पेट्रोलियम का इन इंडस्ट्रीज में क्या रोल है? क्लियर? अब ये देखिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से सिंथेटिक टेक्सटाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर? सिंथेटिक टेक्सटाइल में हम ले लेते हैं जैसे कि नायलॉन, कुछ सिल्की फैब्रिक होते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री की। मींस विदाउट पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इसका जो बेस है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। क्लियर? और फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमें कहां से मिलता है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। तो फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्रीज को भी रन करने के लिए हमें कहां से रॉ मटेरियल मिलेगा? पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बिना फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री भी नहीं रन कर सकती। सो सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री एज अ नोडल इंडस्ट्री है। नोडल मींस एक तरह से कह लो कि बेस है, इनका फादर है ये। क्लियर? अब बात आती है इसकी अकरेंस की कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। क्लियर? जैसे हमने कोल की बात की थी ना कि कोल कैसे बनता है, उसके क्वालिटीज की बात की थी, उसके टाइप्स की बात की थी, ऐसे ही ये भी बात है कि पेट्रोलियम बनता कैसे, अकर कैसे होता है। देखिए, in anticlines and fault traps in the rock formation in the tertiary age. एंटीक्लाइंस की बात देखिए क्या होती है। एंटीक्लाइंस क्या होती है? हमारी जो ये अर्थ क्रस्ट होती है ना, सपोज ये हमारी अर्थ क्रस्ट है। क्लियर? ये हमारी क्या है? अर्थ क्रस्ट है। सपोज ये हमारी अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट में जो ये आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ये अपर पार्ट होता है ना, ये होता है हमारा एंटीक्लाइंस। और जो लोअर पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिंक्लाइंस। ये हमारा सिंक्लाइंस होता है, वो एंटीक्लाइंस होता है। और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, वो इसके नीचे जो हमारी अर्थ की अपरमोस्ट लेयर है, दैट इज द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे एंटीक्लाइंस में वो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भी एंटीक्लाइंस बनते हैं, ये तो मैंने छोटा सा दिखाया, अर्थ क्रस्ट तो बहुत बड़ी है ना, बहुत ज्यादा है। फॉसिल फ्यूल्स जो है इकट्ठे होते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे बताया इन द रॉक फॉर्मेशन इन द टर्शियरी एज। टर्शियरी एज यानी कि 50 मिलियन ईयर्स की जो एज होती है एगो, तो उतने 50 मिलियन ईयर्स में क्या होता है? वो फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आ गई? फॉसिल फ्यूल फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम एज अ फॉल्ट ट्रैप्स, ये फॉल्ट ट्रैप है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का सारी की सारी जमीन तो अर्थ क्रस्ट में जैसी नहीं होती ना। सपोज कि क्रस्ट का कुछ एक हिस्सा जो है ना वो सॉफ्ट सा होता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता, सॉफ्ट होता है। तो उसमें क्या होता है? सपोज कि जैसे ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, सपोज ये अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, इसका एक हिस्सा जो है ना बीच में से ज्यादा सॉफ्ट है, तो उसमें क्रैक डल जाता है। सपोज ये हमारा जो है ना ये क्रैक है, ये जो है ना हमारा
बीच में क्रैक आ जाते हैं। आप लोगों ने जमीन में क्रैक देखे होंगे, अर्थ क्रस्ट में से क्रैक आ जाता है। क्रैक आने से क्या होगा, जो ये क्रैक आता है ना, ये अर्थ क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट है, ये पूरी पूरी समझो क्रस्ट है, ये इसमें क्रैक आया हुआ। क्रैक आने से इसमें धीरे 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 करके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, इसमें फॉसिल फ्यूल फील होना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 50 मिलियन ईयर्स के पीरियड के बाद किसमें, पेट्रोलियम। क्लियर। तो अकरेंस का एक ये मोड है, एंटीक्लाइन्स और फॉल ट्रैप्स में जो है फॉसिल फ्यूल कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। होगी बात ये खत्म, किसकी, एंटीक्लाइन्स की और फॉल ट्रैप्स की, तो हो गया। उसके बाद हमारा इन पोरस एंड द नॉन पोरस लेयर्स। यस, मिट्टी की जो सॉइल की लेयर्स होती है ना, पोरस एंड नॉन पोरस, ये देखिए आप। सपोज ये हमारी क्या है, अर्थ क्रस्ट। अब पोरस जो लेयर होती है, सॉइल होती है, और नॉन पोरस होती है, वो कैसे होती है। जो पोरस होती है ना, जो पोरस सॉइल होती है, उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो पानी नीचे मिट्टी में चला जाता है, और पोरस होती है जैसे स्पंज की तरह होती है ना, स्पंज में अगर हम पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाता है, फील हो जाता है, मतलब स्पंज हैवी हो जाती है। सेम एज द नॉन पोरस लेयर। नॉन पोरस लेयर के ऊपर पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पानी नीचे नहीं जाता। क्लियर, पानी नीचे नहीं जाता। अब ये अर्थ क्रस्ट के नीचे नॉन पोरस लेयर जमा होती है, यहाँ पे नॉन पोरस है, बीच में पोरस है, फिर नीचे नॉन पोरस है। क्लियर। अब क्या होता है, अब ये तो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर होती है, मैंटल होती है। वहां पे मैग्मा जो है ना, जो गर्म मैंटल लेयर होती है, उसके नीचे मैग्मा जो है गर्म, वो उबलता रहता है। तो फिर वहां पे क्या होता है, मैग्मा होने से वो बॉईल होगा, तो बॉईल होने गर्म होता है ना, वो मॉल्टन होता है। तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, ये रेड कलर का आपको फॉसिल फ्यूल नजर आ रहा है, और ग्रीन कलर का क्या मैं बता रही हूँ। तो मॉल्टन मटेरियल किससे क्या होगा, ये लेयर गर्म हो जाती है, ये गर्म होने से क्या होगा, ये ऑयल क्या होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। गर्म होने से क्या बन जाता है, यहाँ पे गैस बननी शुरू हो जाती है, गैसियस फॉर्म में। तो ये ग्रीन कलर जो है, ये गैसियस फॉर्म शो कर रहा है। समझ में आ गई बात, ये गैसियस फॉर्म शो कर रहा है। समझ में आ गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये हमारी पोरस लेयर है, ये भी पोरस लेयर है, और ये जो बीच में है ना आपको ये मार्कर नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये ऊपर नॉन पोरस है, नीचे भी नॉन पोरस है। ये हमारा क्या है, पोरस लेयर में यहाँ पे क्या है, हमारे क्या है, ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है। तो नीचे से सपोज ये हमारे क्रस्ट का नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से जब हीट मिलेगी इसे, तो ये चीज जो क्या है, ऑयल बॉईल होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। जब ये गर्म होना शुरू होगा तो यहाँ पे क्या बननी शुरू हो जाएगी, स्टीम बननी शुरू हो जाएगी, गैस बननी शुरू हो जाएगी। तो वो ये गैस है, और जरूरी नहीं है कि ये गैस ही होगी। ये गैस कई बार क्या होती है, अब ऑयल इतना गर्म होना शुरू हो जाता है समटाइम्स, तो ये गैस जो क्या होती है, यहाँ पे भी आना शुरू कर देती है, मतलब ऑयल जो है यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाता है। क्लियर, बात की समझ में। और ये इस गैस में सिर्फ स्टीम नहीं होती है, सॉइल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, रॉक के कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बॉयल ही होता रहेगा, जो उसमें और पार्टिकल्स है वो भी आ जाते हैं। क्लियर। तो ये तो हमारा पोरस और नॉन पोरस का था। अब हम बात होती है कि हमारे इंडिया में ये जो पेट्रोलियम है, ये कहाँ पे पाया जाता है। ये हमारे इंडिया में मुंबई हाई में 63% पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है, 18% गुजरात से होता है, 16% आसाम से होता है, किसका, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन। और अंकलेश्वर जो गुजरात में है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड है। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात। और आसाम इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आसाम जो है हमारे इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और आसाम में डिगबोई, नाहरकाटिया एंड मोरन हुगरीजन आर द इंपोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल फील्ड्स इन दिस स्टेट। आसाम में ही है ये भी। क्लियर। अब बच्चों बात ये आती है, कई बार बच्चे कहते हैं कि पानी है, ठीक है, चलो अभी यहाँ तक तो ये बात खत्म हो जाती है ना, पोरस और नॉन पोरस की बात खत्म होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अकरेंस कैसे होता है एंटीक्लाइन्स में, फॉल ट्रैप्स में, और नॉन पोरस और पोरस का सारा रोल जो है वो क्लियर हो गया होगा अभी तक तो। और अभी मैं आपको बात अभी एक डिस्कस कर रही थी, बच्चे कई बार सोचते भी हैं, पूछना भी चाहते हैं अपने टीचर से कि पानी से बिजली कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। बात तो सोचने वाली है ना, पानी से बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है। आप ये देखिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हुए हैं ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डैम, ठीक है, कीपली और
ये सब जो है हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको इनके थ्रू बताती हूँ, इस छोटे से डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है इजीली तो देखिए। सपोज ये क्या है हमारा, ये है हमारा डैम, ये हमारा डैम है, ये डैम के गेट बने हुए हैं, ये जो है ना 4 आपको ये गेट नजर आ रही है, और ये ऊपर रेड कलर है ना, ये पानी है। डैम में जो वाटर रिजर्वियर्स होते हैं ना, ये पानी है सारा का सारा, पीछे सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये गेट है और नीचे क्या है, ये टरबाइंस है। इन गेट के थ्रू जो है ना पानी बाहर निकाला जाता है, टरबाइंस पे डाला जाता है। जब पानी टरबाइंस के ऊपर लगता है ना, पानी का फ्लो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है इन रिजर्वियर्स में। तो जब पानी टरबाइंस पे डलता है तो टरबाइंस जो है ना ऐसे ऐसे करके घूमती है, ऐसे ऐसे करके बहुत फास्ट घूमती है। फास्ट घूमने से क्या होगा, क्योंकि टरबाइंस जो किससे कनेक्टेड होती है, वायर से कनेक्टेड होती है, और वो वायर किससे कनेक्टेड होती है, ग्रिड सिस्टम से कनेक्ट होती है। और जब ये पानी टरबाइंस घूमती घूमती वायर से कनेक्टेड होती है, फिर वह वायर ग्रिड सिस्टम से होती है, तो इस पानी के थ्रू जो है ग्रिड सिस्टम से क्या होती है, पावर जनरेट होती है, और वो पावर से बिजली बनती है, वो बिजली हमारे घर आती है। समझ में आ गई? तो ऐसे होती है, पानी से बिजली ऐसे बनती है। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, बिजली की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो मेरे ख्याल से बताने वाली बात ही नहीं है, आप सबको पता ही है बिजली की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर अभी मेरे वीडियो के चलते चलते ही आपके घर से लाइट चली जाए और आपके घर पे इन्वर्टर का भी कनेक्शन ना हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि बिजली की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर? बट आज की डेट में हर एक के घर में क्या होता है, इन्वर्टर होता है, बट कईयों के घर में नहीं भी होते, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सपोज रात को पढ़ रहे हो और लाइट चली जाए, वैसे तो एक बार मन में खुशी होती है, शुक्र है लाइट चलेगी, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिली। बट एग्जाम डेज में लाइट जाना और इन्वर्टर का ना होना, ठीक है, वो एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि हर कल सुबह पेपर है तो हम क्या करेंगे। चलो इस बात को तो ये भी छोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक पर्सन पर कैपिटा मतलब एक सिंगल पर्सन जो है लाइट की कितनी, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कंजम्पशन करता है, इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। इससे हमारे डेवलपमेंट का पता चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी डेवलपमेंट हो रही है। क्लियर? इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स। इंडेक्स मींस मेजरिंग, जो मेजरिंग एक मेजरिंग का एक मेथड कह लो ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, वो 2 वेज से जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर। क्लियर? हाइड्रो मींस वाटर, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया जो वाटर से जनरेट होती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वाटर, उससे वाटर बिजली जो है पावर जनरेट करते हैं बाय द रनिंग वाटर, ठीक है। और इंडिया में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कीपली, हाईडेल प्रोजेक्ट एटसेट्रा, ये हमारे इंडिया में है। उसके बाद आ जाता है थर्मल पावर। थर्मल पावर किससे बनती है, बाय बर्निंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको यूज करके, इनको जला के जो है हम पावर जनरेट करते हैं, फिर उससे बिजली बनती है, ठीक है। दैट इज देयर आर, हमारी कंट्री में 300 से भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में। हमारी कंट्री में 310 से भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं। क्लियर? दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। ये बनती कैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझा ही दिया था। ओके, दिस वाज अबाउट द पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड विद दिस we complete the conventional sources of energy. In the next video we will discuss the non conventional sources of energy. With this, okay.